हमारे अध्ययन का विषय है मानविकी अभिमुखन ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन। मानविकी अभिमुखन की जो अवधारणा है वह हम देखते हैं कि विज्ञानवादिता पर आवश्यकता से अधिक जब समाजशास्त्र जोर देता है तो उसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है। आप सभी को पता है कि समाजशास्त्र में दो प्रकार के अभिमुखन पाए जाते हैं, वैज्ञानिक अभिमुखन और मानविकी अभिमुखन। साइंटिफिक ओरिएंटेशन, ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन। साइंटिफिक ओरिएंटेशन की बात हम पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से समाजशास्त्र में विज्ञानवादिता पर आवश्यकता से अधिक जोर दिया जाता है और इसी की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप मानविकी अभिमुखन की अवधारणा समाजशास्त्रियों ने प्रतिपादित की है। उनका यह मानना है कि समाजशास्त्रियों को उन वर्गों, व्यक्ति और समूह के अध्ययन पर जोर देना चाहिए जो काफ़ी समय से उपेक्षित हैं और उन्हें व्यवस्था के द्वारा कोई संरक्षण नहीं मिला है। ऐसे अगर हम समाजशास्त्री ऐसे लोगों का अध्ययन करेंगे, उन पर ध्यान आकर्षित करेंगे तो समाज के अंदर उनका महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। और वैज्ञानिक जो अभिमुखन है उसके विपरीत जो मानवीय अभिमुखन है उसमें व्यक्तिगत पक्षों का अध्ययन हमें करना चाहिए। मानविकी अभिमुखन में ऑब्जेक्टिव अध्ययन की बजाय सब्जेक्टिव अध्ययन करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव अध्ययन होता है किसी भी वस्तु को, किसी भी घटना को हम एक वस्तु के रूप में मान करके उसका अध्ययन करते हैं, निर्जीव वस्तुओं की तरह उसका अध्ययन करते हैं कि कोई भी सामाजिक घटना एक वस्तु है और इस वस्तु का हमको अध्ययन करना है, जिसकी प्राकृतिक विज्ञान वस्तु का अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार समाजशास्त्र में भी घटनाओं को एक वस्तु मान करके उसका अध्ययन करना चाहिए। ये अप्रोच है साइंटिफिक ओरिएंटेशन की। पर यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं? मानविकी अभिमुखन की। तो वह यह मानता है कि किसी भी घटना का अध्ययन हमें ऑब्जेक्टिव या फिर वस्तुपरक न करके सब्जेक्टिव अर्थात विषय परक करना चाहिए। और इस पद्धति में, इस अभिमुखन में समाज के बजाय व्यक्तिगत अध्ययन को अधिक महत्वपूर्ण माना गया, क्योंकि समाज को कौन बनाता है? समाज का निर्माण होता है व्यक्तियों से, तो समाज की बजाय व्यक्ति का रोल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसा मान के चलता है। और उनका यह मानना होता है कि हमें जो रियलिटी है, सोशल रियलिटी, यदि हमें समझना है तो हमें विषय परक अध्ययन ही करना चाहिए, क्योंकि अगर हम वस्तुपरक अध्ययन करेंगे तो हम सोशल रियलिटी को ठीक ढंग से नहीं समझ सकते। जड़ पदार्थों का अध्ययन तो हम कर सकते हैं, जो नॉन लिविंग होते हैं उनका अध्ययन तो हम कर सकते हैं, परंतु सामाजिक घटना का अध्ययन हम वस्तुपरकता के साथ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मनुष्य एक संवेदनशील प्राणी है, उसकी अपनी भावना होती है, विचार होता है और इन सब का प्रभाव किसी न किसी प्रकार से सामाजिक घटना पर पड़ता है। वह किसी भी तथ्य या घटना का क्या अर्थ लगाता है, उसे किस रूप में समझता है, इसका अध्ययन में बहुत अधिक महत्व होता है। तो हम देखते हैं कि जो मानवीय अभिमुखन है वहाँ पे सामाजिक यथार्थों को समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग अर्थात समझ के ऊपर विशेष जोर दिया जाता है। इस अभिमुखन का लक्ष्य होता है समाज में मिथ्याओं को सामने लाना या फिर उजागर करना, जिसका आशय लेकर जो समाज की व्यवस्था है, मूल्य है, संस्था है आदि अपना अस्तित्व बनाए रखे हैं। और इस अभिमुखन के अंतर्गत हम देखते हैं कि किसी विशेष समाज, विशेष समूह, विशेष वर्ग या फिर विशेष व्यक्ति को अध्ययन की एक महत्वपूर्ण इकाई माना जाता है। एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री है मैक्स वेबर, उन्होंने एक पद्धति शास्त्र बनाया है और जिसमें उन्होंने बताया है कि बोध या समझ को विशेष रूप से हमें समाजशास्त्र के अंदर जोर देना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मानविकी अभिमुखन में समाज के उपेक्षित जो वर्ग होता है उनके अध्ययन के ऊपर बहुत अधिक जोर दिया जाता है। कुछ विशेषताएं यहाँ पर हम देखते हैं मानविकी अभिमुखन की। जैसे मैंने आपको बताया था कि मानविकी अभिमुखन में
ऐसा माना जाता है कि ऑब्जेक्टिव अध्ययन नहीं करके हमें सब्जेक्टिव अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक प्रकार की सामाजिक घटना का सभी पहलुओं से यदि हम अध्ययन करते हैं तो ऐसा संभव नहीं है। यदि हमें अंडरस्टैंडिंग को समझना है तो हमें मानविकी अभिमुखन का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इसी प्रकार मानविकी अभिमुखन में यह भी माना जाता है कि जो सामाजिक यथार्थ स्थिर नहीं है, जो सोशल रियलिटी है वो स्थिर नहीं है, उसे निर्मित किया जा सकता है और फिर निर्मित किया जा सकता है, अर्थात पुनः निर्मित किया जा सकता है। और इस कार्य को हम वैज्ञानिक अभिमुखन के द्वारा नहीं कर सकते, बल्कि मानविकी अभिमुखन के द्वारा ही कर सकते हैं। इसी प्रकार जो मानवीय अभिमुखन है, जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि इसमें अपेक्षित वर्ग, शोषित वर्ग, महिलाओं के आदि के अध्ययन पर जोर दिया जाता है, जिससे कि समाजशास्त्र विषय का हम सही उपयोग कर सके, इसका व्यवहारिक उपयोग हम कर सके। इसी प्रकार जो मानविकी अभिमुखन है, उसमें पहले से जो भी मान्यताएं हमारे पूर्वाग्रह है या पूर्व स्थापित जो मान्यता है, उससे अध्ययनकर्ता अपने आप को मुक्त रखता है। पहले से हमारी कोई धारणा है उसको हम निकाल देते हैं दिमाग से और नवनिर्मित सामाजिक यथार्थ की हम खोज करते हैं, निष्पक्षता का अध्ययन करते हैं और उसका परीक्षण करते हैं। अपनी फ्रेश अवधारणा हम बनाते हैं और उसका अध्ययन हम करते हैं। इसी प्रकार जो मानविकी अभिमुखन होता है, उसमें हम समाज के अध्ययन पर ही जोर नहीं देते, बल्कि हम व्यक्ति के अध्ययन पर भी जोर देते हैं। तो इस प्रकार जो मानविकी अभिमुखन है, उसमें स्वयं व्यवस्था और साथ ही व्यवस्थाओं के पोषकों के प्रति विरोधी दृष्टिकोण अपनाया जाता है। और इस अभिमुखन की जो अध्ययन पद्धतियाँ होती है, उसमें ऐसी अध्ययन पद्धतियों का सहारा लिया जाता है जो वास्तविकता के अधिक निकट होती है, जैसे कि सहभागी अवलोकन है, डायरियाँ है, पत्र है या फिर आत्मकथा और जीवनी। ये सब अध्ययन पद्धतियाँ होती है जिसका मानवीय अभिमुखन में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि मानविकी अभिमुखन के अंतर्गत कौन कौन से उपागम हमें देखने को मिलते हैं। तो कुछ उपागम यहाँ पर इस प्रकार है। एथेनो मेथोडोलॉजी, वह उपागम है जो सोशल रियलिटी या फिर सामाजिक यथार्थों को समझने में एक नया दृष्टिकोण या आयाम प्रस्तुत करता है। और सबसे पहले एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री है गारफिंकल, उन्होंने इसे व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया था इस उपागम को, और उन्होंने ये बताया था कि व्यक्ति की परिस्थिति के बजाय उसकी भूमिका अदा करने की विशिष्टता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। मतलब व्यक्ति को जो पद मिला है वो पद इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि उस पद को प्राप्त करने के बाद, धारण करने के बाद व्यक्ति उसके अकॉर्डिंग किस प्रकार के कार्यों को करता है, अपनी भूमिका को किस प्रकार से निभाता है। तो भूमिका अदा करना है जो उसका, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पद की बजाय। तो इस प्रकार से बताया उन्होंने, और इसकी सहायता से हम ऐसा बोल सकते हैं कि सामाजिक यथार्थ को अधिक अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और इस उपागम में प्रश्नावली, अनुसूची, ये सब अध्ययन पद्धतियाँ होती है, वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियाँ होती हैं समाजशास्त्र की, जिसके माध्यम से हम अध्ययन करते हैं। तो इसका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें करना चाहिए सहभागी अवलोकन का, डायरी, आत्मकथा आदि प्रविधियों को काम में हमें लाना चाहिए। और इस उपागम में संचार, जो कम्युनिकेशन है, वह भी अध्ययन का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। संचार के लिए लोग किसका प्रयोग करते हैं? भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन भाषा का जो व्याकरण होता है उसके अर्थ पे ध्यान नहीं दिया जाता है इस उपागम में, बल्कि भाषा के सामाजिक पक्ष को समझने पर जोर दिया जाता है। और इस उपागम में हम देखते हैं जो सामाजिक प्रतिमान है, प्रतिमान का मतलब होता है एक आचरण करने के नियम, उसके व्यवहारिक पक्ष पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। व्यक्ति सामाजिक प्रतिमानों को व्यवहार में कैसे लाते हैं, ये देखने की कोशिश की जाती है।
और इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह उपागम एथनोमेथोडोलॉजी वह वैज्ञानिक अभिमुखन को एक तरह से चुनौती देता है और मानवीय अभिमुखन के महत्व को बढ़ाने में सहायक होता है। इसी प्रकार जो दूसरा उपागम है वह है प्रघटना शास्त्र। प्रघटना शास्त्र सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए दर्शन का सहारा लेता है और इस उपागम में हम देखते हैं कि प्रघटना की जो विषय वस्तु है, सब्जेक्ट मैटर है उसका एवं अध्ययनकर्ता को अलग अलग बताया है और कहा है कि दोनों एक ही नहीं है। और इस उपागम के अनुसार सामाजिक प्रघटना का अध्ययन उसी रूप में किया जाना चाहिए जिस रूप में उसकी कोई विशिष्ट पहचान बनी है। यदि हमें उस पहचान का कारण ही हम हटा देंगे, उस घटना से उस पहचान का कारण हम पृथक कर देंगे तो उसका रूप ही बदल जाएगा और फिर हम उस सामाजिक प्रघटना को ठीक ढंग से नहीं पहचान सकते, उसका अध्ययन हम नहीं कर सकते। तो इस प्रकार हम देखते हैं इस उपागम की विशेषता। अब दूसरा उपागम जो है वो है आमूल परिवर्तनवादी उपागम, रेडिकल अप्रोच। रेडिकल अप्रोच प्रमुखतः प्रौद्योगिकी के प्रभाव से एक सामाजिक स्थिति में जब परिवर्तन आया है तो उसके विरोध के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है। रेडिकल अर्थात आमूल परिवर्तनवादी विचारधारा है वो 1967 में अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन की वार्षिक बैठक में सामने आई है और इसमें युद्ध संघर्ष को आमूल परिवर्तनवादी विचारधारा का आधार माना गया है और ये स्पष्ट किया गया है कि इसी के माध्यम से परिवर्तन संभव है। युद्ध संघर्ष इसके माध्यम से परिवर्तन होता है और इस विचारधारा के समर्थकों का यह भी कहना है कि समाजशास्त्र में शोषित, उपेक्षित, दलित या कमजोर वर्ग के लोगों के अध्ययन पर विशेष जोर देना चाहिए। इन सभी जो वर्ग हैं इनके लोगों को कभी भी व्यवस्था का संरक्षण नहीं मिला। इन लोगों का अध्ययन करके जो समाजशास्त्र है वह अपने ज्ञान का सही उपयोग कर सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आमूल परिवर्तनवादी विचारधारा के समर्थक अमेरिका के समाज में होने वाले भेदभाव तथा सब प्रकार के शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाते हैं और इस विचारधारा ने वहाँ के विद्यार्थियों और बुद्धिजीवियों को काफ़ी अधिक प्रभावित किया है। तो मानवीय परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत आमूल परिवर्तनवादी उपागम का काफ़ी महत्व है। इसी प्रकार प्रतिमात्मक अंतःक्रिया पर आधारित एक उपागम है। अंतःक्रिया एक ऐसा स्वरूप है जिसमें कुछ हम संकेत, प्रतीक, चिन्ह आदि का प्रयोग करते हैं और इस उपागम में व्यक्ति या जो समूह की भाषा होती है भाव भंगिमा को संचार करती है। तो ऐसे जो हाव भाव होते हैं मनुष्य के भाव मुद्राएं जो होती है वह पारस्परिक अंतःक्रिया का प्रमुख आधार है। इसमें भाषा के व्याकरण या शब्दकोश में उल्लेखित अर्थ को महत्व नहीं दिया जाता बल्कि उसके सामाजिक पक्ष के ऊपर महत्व दिया जाता है और भाषा के सामाजिक पक्षों को ही समझना चाहिए, ऐसा यह उपागम मानता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन सब उपागमों का जो विकास हुआ है वह विज्ञानवादिता या वैज्ञानिक अभिमुखन के विरोध में ही हुआ है और वर्तमान में जो समाजशास्त्र है उनमें दोनों ही उपागम का अपना अलग अलग महत्व है, दोनों ही अपनी अपनी जगह पर है।